नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब परिवार में। इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के इतिहास की, और राजस्थान के इतिहास में आज हम स्टार्ट करेंगे रणथंभौर के चौहानों। अजमेर के चौहान हमने समाप्त कर लिए हैं और उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी हमने लास्ट के लेक्चर में देखे थे। आज हम बात करेंगे रणथंभौर के चौहान वंश की। रणथंभौर की चौहान। रणथंभौर के चौहान। तो हमने पिछली क्लास में क्या बात करी थी? जब हम अजमेर के चौहान पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि गजनी का जो शासक था मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान के साथ दो युद्ध किए मोहम्मद गौरी ने। एक तो 1191 ईस्वी का युद्ध, जिसे हम बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट बोलते हैं, या तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। और 1192 ईस्वी में एक बार फिर से युद्ध लड़ा गया, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट क्यों लड़ा गया था, तराइन का प्रथम युद्ध क्यों लड़ा गया था, उसके कारणों की भी हमने बात करी थी कि जो तबर हिंद वाला क्षेत्र है उस पर मोहम्मद गौरी ने अधिकार कर लिया था। तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की क्या हुई थी? हार हुई थी। तो फिर से 1992 में दोबारा युद्ध लड़ा गया, तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें छल से मोहम्मद गौरी की जीत हो गई। तो मोहम्मद गौरी की जीत हो गई। अब मोहम्मद गौरी की जीत हुई तो जो अजमेर का शासक था, अजमेर का शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इसकी हार हो गई। तो अब आगे हमने उसके बारे में बात करी थी कि इसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था गोविंद राज चौहान। और जब मैंने वहां पे पढ़ रहे थे तब बताया था कि ये जो इनका पुत्र है गोविंद राज चौहान, यही रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक है। तो गोविंद राज चौहान किसका पुत्र है? पृथ्वीराज चौहान का। और इनके एक भाई भी हुए, उनकी बात करेंगे तो इनके भाई का नाम है हर्षराज चौहान। तो जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद हर्षराज चौहान ने गद्दी पाने के लालच में गोविंद राज चौहान पर आक्रमण किया। तो गोविंद राज चौहान इनके आक्रमण से परेशान होकर, क्या नाम बताया मैंने? हर्षराज चौहान। तो हर्षराज चौहान किसके भाई थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र कौन है? गोविंद राज चौहान। हर्षराज चौहान को क्या चाहिए? गद्दी चाहिए। तो गद्दी के लालच में उसने आक्रमण किया किस पर? गोविंद राज चौहान पे। और जब आक्रमण किया तो गोविंद राज चौहान यहाँ से कहाँ चले गए? रणथंभौर चले गए। कहाँ चले गए? रणथंभौर। तो रणथंभौर चले गए। और रणथंभौर में 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करी। तो 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करी। और किसने करी? गोविंद राज चौहान। तो रणथंभौर के चौहान वंश को हम समझ रहे हैं, और समझने की पहली कड़ी को हमने इसकी भूमिका तैयार करी है
कि भाई जो गजनी था, गजनी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था और संभवतः उनका वध हो गया था या फिर उन्होंने अपने आप को मार लिया था। जो बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है कि जब शब्दवेदी वाणी का जो मनोरंजन का कार्यक्रम करवा रहा था गजनी का शासक मोहम्मद गोरी, तो जब चंद्रवरदाई की कुछ पंक्तियां सुनकर चार बांस 40 गज अंगुल अष्ट प्रमाण था उगते बेटा सुल्तान मत चुके चौहान, तो इन पंक्तियों को सुनकर जब पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाया तो मोहम्मद गोरी मारा गया और उसके बाद चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को कटार घोंप कर दोनों ने एक दूसरे की हत्या कर दी और दोनों गले मिलके वहीं मर गए। तो ऐसा भी एक प्रसंग है। तो अब कुछ भी हो सकता है। अगर बात करें कुछ किताबों की, जैसे तबाकत ई नासरी के अनुसार ऐसा मानते हैं कि इनकी जो मृत्यु हुई वो सिरसा में हुई। तो कुछ भी कारण हो सकता है इनकी मृत्यु का। तो अगर बात करेंगे तो इनके पुत्र आते हैं जो इनकी मृत्यु के बाद अगले शासक हो सकते हैं। अगर बात करें भारतीय राजनीति व्यवस्था की, तो पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे, इनकी मृत्यु के बाद ही भारत के जो शासक हुए, जैसे दिल्ली में जो बाद में तख्त पलट हुआ, वो सब इन्हीं की मृत्यु के कारण हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रतापी शासक थे और दिल्ली तक अपना अधिकार जमा सकते थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि मोहम्मद गोरी भी इनको पराजित नहीं कर पाया। अब मोहम्मद गोरी ने बाद में दिल्ली में क्या गुलाम छोड़ दिया था? क्या कौन सा गुलाम छोड़ दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ पे गुलाम छोड़ा और 1206 में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो गई। जो हमें पता है कि दिल्ली सल्तनत 1206 से चालू होकर 1526 इब्राहिम लोदी तक चली। उसके बाद मुगल आ गए। तो अगर पृथ्वीराज चौहान तृतीय जिंदा होते तो भारत की जो व्यवस्था है वो कुछ और होती। तो एक महत्वपूर्ण कड़ी है भारत के इतिहास में बदलाव लाने वाली पृथ्वीराज चौहान। क्योंकि मोहम्मद गोरी यहाँ पर जीत नहीं पाया था, तो उसने किसका सहारा लिया? हमें पता है द्वितीय युद्ध की बात करें तराइन के, तो उसमें उन्होंने छल का सहारा लिया। संधि वार्ता के लिए क़ियाम उल मुल्क को भेजा। तो क़ियाम उल मुल्क संधि वार्ता के लिए गया जरूर था, पर इन्होंने संधि नहीं की, छल किया। तो इस तरह से ये इसकी भूमिका है। तो हमने समझा यहाँ पर कि गोविंदराज चौहान ने 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कर दी। आगे देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्या? रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर की चौहान। रणथंभौर के चौहान हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमने देखा कि 1194 ईस्वी में गोविंद राज चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की। बिल्कुल सही बात है। अब गोविंदराज चौहान ने यहाँ पे चौहान वंश की स्थापना करी और गोविंदराज चौहान का एक पुत्र है, गोविंदराज चौहान। अब गोविंदराज चौहान यहाँ पे पुत्र बना। और अगर हम साथ में बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली में बात करेंगे तो साथ में दिल्ली सल्तनत, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद दिल्ली में भी गुलाम वंश की स्थापना हो गई। अगर मैं दिल्ली सल्तनत को देखूं, दिल्ली सल्तनत जो क्या है, अब इसके समकालीन चलेगी, क्योंकि जो मोहम्मद गोरी है कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां पे छोड़ गया है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ वंशों के नाम मैं लिखता हूँ। गुलाम वंश जो सबसे पहला वंश था
जो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक जिसने शासन किया वह कौन सा वंश है? गुलाम वंश। अगला वंश है खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक शासन हुआ? 1290 से 1320 तक। गुलाम वंश, खिलजी वंश। इसके बाद आएगा तुगलक वंश। तुगलक के बाद आता है सैयद। सैयदियों ने यहाँ पे राज किया, फिर लोधियों ने यहाँ पे राज किया। फिर लोधियों का जब राज खत्म हुआ तो 1526 ईस्वी में, ठीक है, 1526 ईस्वी में यहाँ पर तख्त पलट हुआ और बाद में मुगल वंश की स्थापना हुई। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, ठीक है, तब जाके यहाँ पे तख्ता पलट हुआ। तो दिल्ली सल्तनत को हम बात कर रहे हैं गुलाम वंश 1206 से 1290, ठीक है। अब गोविंद राज चौहान जो है, अब गुलाम वंश में भी हम देखेंगे तो पहला जो व्यक्ति था गुलाम वंश का वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद और भी यहाँ पे शासक आए। तो गुलाम वंश जो है रणथंभौर के चौहान गोविंदराज चौहान का समकालिक है। तो अब यहाँ पे दिल्ली में शासन स्थापित हो गया तो ये साथ में जो भी और क्षेत्र होंगे वहाँ से कर वसूलेंगे। तो दिल्ली का जो शासक है वो और भी क्षेत्रों से, तो रणथंभौर हो गया, ठीक है, और भी जगह है जहाँ पे अलग अलग रजवाड़े या फिर राजा रहे होंगे, उन सब से वह कर वसूलेगा। किसके एवज में कर वसूलेगा? कि भाई अगर आप हमें कर नहीं दोगे तो हम आप पर आक्रमण कर सकते हैं, ठीक है। तो गुलाम वंश के जो शासक थे उन्होंने भी यहाँ से कर वसूला। तो गोविंदराज चौहान की बात हम कर रहे हैं। 1194 ईस्वी में इन्होंने चौहान वंश की स्थापना करी और दिल्ली के साथ इन्होंने अच्छे संबंध बनाने के लिए कर देना चालू किया। अब कुछ समय बाद इनका पुत्र शासक बनेगा। तो इनके पुत्र की बात करें तो इनका पुत्र है वल्हण। तो वल्हण भी दिल्ली को कर भेजता रहा, दिल्ली को कर भेजता रहा। तो जब तक कर दिल्ली के पास जाता रहेगा ये आक्रमण से बचे रहेंगे, ठीक है। या तो दो चीजें हो सकती है कि गुलाम वंश में जो शासक हो वो ऐसा हो कि भाई तुम हमें कर दो तब तक हम तुम पर कोई आक्रमण नहीं करेंगे, तुम्हारी सल्तनत तुम आराम से चला सकते हो। या फिर दो अगली चीज ये हो सकती है कि यहाँ के शासक, गुलाम वंश का कोई शासक ऐसा हो जो यहाँ पर आक्रमण कर दे रणथंभौर पर और उसी को ही हड़प ले। तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने डायरेक्ट आक्रमण ही कर दिया और कर की कोई व्यवस्था नहीं रखी? तो 1226 ईस्वी की बात आती है। 1226 ईस्वी में जो गुलाम वंश था इसका एक शासक हुआ इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। उसको लालसा थी कि मैं इस क्षेत्र को विजित कर लूं, तो उसने यहाँ पर आक्रमण किया। हमने क्या बात करी? गोविंदराज चौहान ने चौहान वंश की स्थापना करी। गोविंदराज चौहान दिल्ली से संबंध स्थापित करने के लिए वहाँ पे कर भेजते थे ताकि वहाँ से कोई आक्रमण ना हो। उनके पुत्र ने भी यही पद्धति अपनाई, दिल्ली को कर भेजता रहा, ठीक है। पर सभी शासकों का अलग अलग नियम होता है। तो जब गुलाम वंश के शासक यहाँ पर इल्तुतमिश बने तो इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। पर ये आक्रमण सफल नहीं रहा और वो रणथंभौर को जीत नहीं पाया, तो इसे एक असफल आक्रमण कहेंगे। तो इल्तुतमिश का एक असफल आक्रमण हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि 1236 ईस्वी में, तो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु, और इल्तुतमिश की जो मृत्यु हुई उसके बाद जो शासक है वो कौन बनेगा? इसका पुत्र बनेगा, और इसका पुत्र जो है उसका नाम आता है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज। तो रुकनुद्दीन फिरोज शासक बनेगा, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं
इल्तुतमिश की बात करें गुलाम वंश में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई कब? 1236 ईस्वी में। अब 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु होने के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शासक बना, जो अयोग्य साबित हुआ। जो क्या साबित हो गया? अयोग्य। ये क्या साबित हुआ? अयोग्य। इसमें वो वैसी प्रतिभा नहीं थी कि ये शासन व्यवस्था संभाल सके, तो ये अयोग्य साबित हुआ। ठीक है, तो ये इसकी भूमिका थी कि भाई दिल्ली सल्तनत की क्या भूमिका रही, दिल्ली सल्तनत ने क्या क्या चीज़ें करी और भी चौहान वंश के साथ, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो रणथंभौर के चौहानों को हम देख रहे हैं, जहाँ पे गोविंदराज चौहान ने 1194 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। आगे और चीज़ों को देखें तो रणथंभौर में चौहानों में हमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है हम्मीर देव चौहान के बारे में। तो हम्मीर देव चौहान, किसकी हम बात करेंगे? हम्मीर देव चौहान, जो यहाँ पे शासकों में सबसे प्रतापी शासक हुआ, हम्मीर देव चौहान। और इसने ही अपनी जो क्षेत्र है इसको काफ़ी दूर तक विस्तार किया। तो इनकी बात हम करेंगे। तो हम्मीर देव चौहान की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनके शासनकाल की। तो ये इन्होंने शासन किया 1282 ईस्वी से 1301 तक। 1282 से 1301 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनके पिता का नाम आता है जेत्र सिंह, और जेत्र सिंह की बात हम करेंगे तो जेत्र सिंह इनके पिता थे। ये इनके क्या है? पिता। तो इनके पिता जेत्र सिंह ने यहाँ पर रणथंभौर में 32 वर्षों तक शासन किया। तो पिता ने कितने वर्षों तक शासन किया? 32 वर्षों तक शासन किया। अगर 32 वर्षों तक इनके पिता ने शासन किया तो हम यहाँ पे यूँ कह सकते हैं कि 1200, अगर इसमें से मैं 32 घटा दूँ तो 50 ईस्वी से 1282 तक किसका शासन रहा होगा? जेत्र सिंह का। और 1282 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1282 में क्या हो गई? मृत्यु। तो इनके मृत्यु के बाद कौन शासक बना? हम्मीर देव चौहान, जो कि इनका पुत्र है। तो इनका पुत्र कौन है? हम्मीर देव चौहान। तो हम्मीर देव चौहान जो इनका पुत्र है, ये क्या बन गया? शासक बन गया। क्या बात की हमने? हम्मीर देव चौहान को हम पढ़ रहे हैं, जिनके शासनकाल 1282 से 1301 ईस्वी तक है। और इनके पिता का नाम आता है जेत्र सिंह, जिन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया। 32 वर्षों तक शासन करने का मतलब ये हुआ कि 1250 से 1282 तक इनका शासन रहा। 1282 में इनकी मृत्यु के पश्चात शासक कौन बनेगा? हम्मीर देव चौहान, जो कि क्या है? इनका पुत्र है। तो अब इनका शासक बन गया हम्मीर देव चौहान। और हम्मीर देव चौहान जब शासक बना तो इसने अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई। तो पिता की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण कार्य किसने करवाया? हम्मीर देव चौहान ने। क्यों करवाया 32 खंभों की छतरी का निर्माण? क्योंकि उन्होंने 32 वर्ष शासन किया था। 32 वर्ष के शासन को ध्यान में रखकर पिता ने 32 वर्ष शासन किया, इसलिए पिता की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? हम्मीर देव चौहान ने। तो इस लेक्चर में आज हमने क्या सीखा? इसमें हमने एक भूमिका तैयार करी सबसे पहले कि 1194 ईस्वी में गढ़वाल जो गोविंदराज चौहान थे, जो पुत्र थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के, उन्होंने चौहान वंश की
स्थापना करी। उनके बाद उनका पुत्र वल्हण आता है। उसके समकालीन दिल्ली का गुलाम वंश की बात करी। ठीक है, गुलाम वंश की बात करने के बाद हम पढ़ रहे हैं जेत्र सिंह, जो कि हमीरदेव चौहान के पिता है। और हमीरदेव चौहान के पिता जेत्र सिंह के बाद अब अगले वीडियो में हम हमीरदेव चौहान की पूरी व्याख्या को देखेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर करें और लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।